हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है जियो पॉलिटिक्स विद अनिल। दोस्तों, प्लीज़ बने रहें मेरे चैनल के साथ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में। आज के दौर में जहां दूसरे देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वहीं इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन हर किसी देश से अच्छे बनाए हुए हैं। चाहे यूएसए हो, चाहे ईरान हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो, हर किसी से हमारे रिलेशन अच्छे हैं। दोस्तों, 1947 एक नया भारत आज़ाद हुआ। न पैसा था, न मिलिट्री सुपर पावर थी, न परमानेंट सीट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन आज वही भारत अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इजराइल, यूएई, सऊदी अरब, जापान और यूरोप सबका ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये सफ़र सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ का नहीं, डिप्लोमेसी का भी है। महात्मा गांधी के आइडियल्स से लेकर जवाहरलाल नेहरू की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, इंदिरा गांधी के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, अटल बिहारी वाजपेयी की न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, नरेंद्र मोदी के ग्लोबल आउटरीच और एस जयशंकर की असर्टिव फॉरेन पॉलिसी तक भारत की डिप्लोमेसी ने दुनिया को कैसे बदलने पर मजबूर किया, आज हम इसी कहानी को समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी की ग्लोबल लेगेसी। आज़ादी से पहले ही महात्मा गांधी जी ने इंडिया को मोरल लीडरशिप दी। उनकी अहिंसा सत्याग्रह की फिलॉसफी ने मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला और दुनिया भर के फ्रीडम मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। यहीं से भारत की सॉफ्ट पावर की फाउंडेशन रखी गई थी। दोस्तों, आज भी महात्मा गांधी जी को याद करती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू और नॉन अलाइंड मूवमेंट की। कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, भारत किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा। इसी से नॉन अलाइंड मूवमेंट का जन्म हुआ। इंडिया ने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का फाउंडेशन रखा। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, अब बात करते हैं इंदिरा गांधी एंड स्ट्रेटेजिक इंडिया। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार। इंदिरा गांधी ने सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी साइन की। अमेरिका और चाइना पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन इंडिया ने डिसिसिव मिलिट्री विक्ट्री हासिल की। इसी पीरियड में इंडिया ने पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट भी किया। दोस्तों, दुनिया को सिग्नल मिल गया था कि इंडिया स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने से नहीं डरेगा। दोस्तों, इंदिरा गांधी को कहा जाता है आयरन लेडी ऑफ इंडिया। दोस्तों, बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू डिप्लोमेसी की। 1991 में इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस में था। पीवी नरसिम्हा राव ने इकोनॉमी खोली। इसी पीरियड में इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए। लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू हुई। फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी एक दूसरे के साथ चलने लगी। और दोस्तों, इस बीच नाम आता है हमारे जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा रोल था। दोस्तों, अब बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के एरा का। 1998 न्यूक्लियर टेस्ट्स हुए, उसके बाद सैंक्शंस लगे, लेकिन वाजपेयी गवर्नमेंट ने डिप्लोमेसी से अमेरिका के साथ रिलेशंस इंप्रूव किए। करगिल वार के बाद इंडिया की इंटरनेशनल इमेज और स्ट्रांग हुई। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। इनके दौर में महंगाई कम हुई थी और रिलेशन पाकिस्तान के साथ भी अच्छे हो रहे थे। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड कर दूं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल जियो पॉलिटिक्स विद अनिल। दोस्तों, अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर एरा की। 2014 के बाद इंडियन डिप्लोमेसी की स्पीड और स्केल दोनों बढ़े। मोदी ने लगभग हर मेजर रीजन का आउटरीच किया। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, यूएई, सऊदी अरेबिया, अफ्रीका, पैसिफिक आइलैंड्स, नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस,
G20 प्रेसिडेंसी, वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय। इस पीरियड में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया की डिप्लोमेसी का ग्लोबल फेस बनकर उभरे हैं। उनकी स्पीचेस यूएन, म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस और ग्लोबल फोरम्स पर बहुत चर्चित रही। उनका मैसेज सिंपल था, इंडिया विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ नेशनल इंटरेस्ट। रशिया यूक्रेन वार के दौरान इंडिया ने अमेरिका और रशिया दोनों के साथ रिलेशन मेंटेन किए। मिडल ईस्ट में इजराइल और पैलेस्तीन, सऊदी अरेबिया और ईरान सबके साथ एंगेजमेंट रखा। इसी अप्रोच को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मॉडर्न वर्जन माना जाता है। दोस्तों, इंडियन डिप्लोमेसी अपने पीक पर क्यों है? आज भारत की डिप्लोमेसी को मजबूत बनाने वाले कुछ बड़े फैक्टर्स हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, डिजिटल रेवोल्यूशन जैसे यूपीआई, आधार, डीपीआई, स्ट्रांग मिलिट्री, यंग पॉपुलेशन, इंडो पैसिफिक लोकेशन, ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनर, ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी, क्लाइमेट लीडरशिप, मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी। इसी वजह से आज इंडिया क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ, G20 और बिम्स्टेक जैसे कई फोरम्स में एक्टिव रोल निभा रहा है। दोस्तों, 1947 में भारत एक नया देश था। आज भारत एक एमर्जिंग ग्लोबल पावर है। दोस्तों, ये सफ़र सिर्फ गवर्नमेंट्स का नहीं, हर जनरेशन की डिप्लोमेसी का नतीजा है। महात्मा गांधी ने मोरल लीडरशिप दी, जवाहरलाल नेहरू ने स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस दी, इंदिरा गांधी ने मिलिट्री कॉन्फिडेंस दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस दिया और नरेंद्र मोदी जी और एस जयशंकर एरा ने इंडिया को ग्लोबल डिप्लोमेटिक टेबल पर एक कॉन्फिडेंट वॉइस बना दिया। लेकिन डिप्लोमेसी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आगे भी इंडिया को इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजी, रीजनल स्टेबिलिटी और ग्लोबल कोऑपरेशन के ज़रिए अपनी पोजीशन और मजबूत करनी होगी। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट क्या है? क्या वो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, या फिर 1971 विक्ट्री, या फिर न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, G20 प्रेसिडेंसी, क्वाड या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों, बने रहें मेरे चैनल के साथ और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ हेल्प अस टू ग्रो आवर चैनल। थैंक यू दोस्तों।